ये क्वेश्चन नंबर 28 है, ये देख लीजिए, यही क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ कहा है कि यदि साइन ए बराबर का से तो 2tan स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5 के मान बताइए। तो देखिए यहाँ साइन ए बराबर का से दिया है ना, पहले इसी का प्रयोग करके हम चित्र बनाएंगे। ठीक है, हम चित्र बनाएंगे और उसके बाद उसी चित्र की सहायता से मैं इसका मान निकालूंगा। ये तरीका हो गया। दूसरा है कि मैं चाहूं तो चित्र न बनाऊं, वैसे भी इसका मान निकाल सकता हूं, लेकिन वो आप अगले भाग में सीखेंगे। अभी फिलहाल चित्र पर आधारित ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, यानी चित्र की सहायता से। तो साइन ए बराबर का से दिया है ना, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप चूंकि दिया है ऐसे लिखिए, अभी चित्र नहीं बना रहे हैं, पहले उसको सेट कर रहे हैं। यदि साइन ए बराबर कॉस ए, ये दिया है ना, ठीक है, तो अब यहां पर गुणा 1 कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। इस का से को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, इसलिए साइन ए बटे का से हो जाएगा, और बराबर 1 होगा। अब इस साइन ए बटे का से को बटे में रखेंगे, मतलब इसको सूत्र लिखेंगे साइन ए बटे का से, तो ये tan ए हो जाएगा, tan ए बराबर 1 होगा, और 1 के बटे 1 लिख सकते हैं आप। ठीक है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब 1 के बटे 1 लिख सकते हैं तो देखिए यहां पर इस तरह से tan बनाया करिए, स्मॉल टी वाला। अब देखिए ये किसका सूत्र है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, tan ए बराबर लंब बटे आधार, तो ये हो गया लंब और ये हो गया हमारा आधार, हिंदी की बात करें तो। ठीक है, अब हम फिगर बनाएंगे, क्योंकि लंब और आधार आ गया तो हम फिगर बना सकते हैं। तो यहां पर एक चित्र बना ले रहे हैं, ध्यान से देखिए। ठीक है, और यहां देखिए ए अगर आप जहां मानेंगे, जैसे हम ए यहां मान ले रहे हैं, कौन है जो tan में ए दिया है वही ए की बात कर रहा है, ए यहां मान ले रहे हैं, तो आप इसको अंदर मान लिए हैं, ए तो थीटा हो जाएगा, तो ये बाहर मानने की जरूरत नहीं है। अगर बाहर मानेंगे दूसरा अक्षर मानना पड़ेगा, तो फिलहाल अगर आप इसको यहाँ से रिमूव कर दें, इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ ये मान सकते हैं। और ये हो गया हमारा बी और ये हो गया हमारा सी, यानी इसी कोण की बात हो रही है, और ये हमारा हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब tan ए बराबर दिया हुआ है 1/1, तो इस a के लिए लंब आधार कौन होगा, लंब ये होगा 1 और आधार भी है 1, है ना, दोनों है। तो AC का मान निकालने के लिए पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, तो AC स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, अब AC स्क्वायर का मान हमें नहीं मालूम है, उसको ऐसे उतार दीजिए, AB स्क्वायर यानी AB का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस BC का मान 1 है तो भी उसका भी स्क्वायर, तो हो गया AC स्क्वायर बराबर 1 + 1, तो हो गया AC बराबर 2, स्क्वायर बराबर 2। अब स्क्वायर हटाएंगे तो ये करड़ी में चला जाएगा, करड़ी में 2, यानी AC का मान आ गया करड़ी में 2। अब हमको तीनों भुजा मालूम हो गई। अब जब तीनों भुजा मालूम हो गई, इसका, अब कोई भी मान पूछेगा तो उसको हम निकाल सकते हैं ना। अब लिखेंगे, अब जो पूछ रहा है उसको उतार लेंगे। पूछ क्या रहा है, देखिए यहाँ 2tan स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5, तो हो गया हाँ 2, एक मिनट क्वेश्चन में नोट कर ले रहा हूं, 2tan स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5। ओके, इसी को देखिए, यहाँ देखिए, तो 2 तो रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, और tan स्क्वायर ए, तो tan ए का मान तो देखिए यही निकाले ना, tan ए बराबर 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा,
माइनस 2 सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर ए के लिए मतलब इसकी बात हो रही है, देखिए देखना पड़ेगा, देखिएगा ए है कि बी है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। तो सेक के लिए क्या है, सेक बराबर हो गया, सूत्र जो आपके पास होता है कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण बटे आधार यानी कर्ण ये हो गया, करड़ी में 2, और आधार 1 है तो एक हो गया, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, प्लस 5। ठीक है, इस तरह से। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? बस ये मान रख दे रहा हूं मैं, यहाँ कुछ कर नहीं रहा हूं, बस यहाँ पर मान रख दे रहा हूं, इसमें कुछ मैं कर नहीं रहा हूं। तो बहुत इजी है, इसमें कुछ करना है ही नहीं जहां तक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे वो देखिए ध्यान से, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 ही होगा, ये जब स्क्वायर करेंगे तो कड़ी खत्म हो जाएगी, तो 2 दूना 4 हो जाएगा बस। अब प्लस 5 है तो होगा 2 माइनस, अच्छा पहले क्या करेंगे ना, ये प्लस वाला एक तरफ ला लेंगे, -4 मतलब किनारे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 2 7 माइनस 4 बराबर हो गया हमारा 3। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया है। हाँ, तो कहने मतलब है कि ये पहले ये इसकी सहायता से जो साइन बराबर का से दिया था, उसकी सहायता से हम उसको सेट करेंगे 10 में, और 10 बराबर जब आ गया तो लंबाधार हो गया। जो ही लंबाधार हमको मालूम हुआ हम चित्र बनाएंगे, और 2 भुजा का मान दिया है, तीसरा हमको मालूम करना, पाइथागोरस से मालूम हो जाएगा। जब तीनों भुजा मालूम हो गया तो कुछ भी पूछेगा उसमें रख देंगे, क्या दिक्कत है, और उसी को हल कर देंगे और आंसर आपका आ जाएगा। तो इसका भी हम स्क्रीनशॉट आपको भेज दे रहे हैं। तो कुल मिला के ये मैथ का काम खत्म है। अब मैथ का ये जो 8वां ए का है, अब पूरा क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, लगा लेंगे, समझ में आ रहा है? ओके, अब हम साइंस निकालेंगे, चलिए साइंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अनंत अनंत नहीं लिखते हैं, सीधे लिखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा। उत्तल दर्पण द्वारा लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप टच करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, वो पूरा स्क्रीन भर का हो जाएगा, तो थोड़ा बड़ा दिखेगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी ऐसे। ठीक है, अब हम एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं, उसके बाद कैसे वो प्रतिबिंब बनता है उसका वो मैं बता रहा हूँ। लाइट की दिक्कत होती है इस थोड़ा सा, इसीलिए यहाँ पर ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है। अब देखिए, एक उत्तल दर्पण बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, उत्तल दर्पण हमेशा ऐसे बनेगा, इधर घुमा रहेगा ऐसे, ये कर्व लाइन ऐसे जाएगी। अभी जब आप अवतल पढ़ रहे थे, जब आप अवतल पढ़ रहे थे तो ऐसे घुमा रहता था ना, ये ऐसे घुमा रहेगा क्योंकि इसका चिकना सतह इधर रहेगा, है ना, इसीलिए, क्योंकि वस्तु को हमेशा बाएं ही रखेंगे, और जब वस्तु को बाएं रखेंगे तो निश्चित है कि दर्पण को ऐसे ही घुमाना पड़ेगा, तो ये घुमा हुआ भाग उधर रहेगा, है ना। और जब घुमा हुआ भाग इधर आ गया है तो इधर ही इसका वक्रता केंद्र होगा, इधर इसकी फोकस दूरी होगी, इधर तो होगी नहीं, उसी साइड में होगी। वन मिनट फिगर बना ले रहा हूं, 1 मिनट। ये देखिए, तो इसका फोकस इधर ही रहेगा, वक्रता केंद्र भी इधर रहेगा, क्योंकि गोला तो इधर बन रहा है तो इधर ही रहेगा, इधर तो रहेगा नहीं। और जब अवतल में थे तो ऐसे बना रहे थे तो सब इधर रहता था फोकस और वक्रता, ये उधर घुमा दिए हैं तो उधर न रहेगा फोकस और वक्रता,
ध्रुव हो गया, दर्पण M1 और M2 हो गया। उसके बाद देखिए वस्तु को हम यहाँ रखें, अनंत पर रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, कहीं भी रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब देखिए दो ही केस है, P और F के बीच में बनेगा, P और F के बीच में बनेगा, कहीं भी रखेंगे। बहुत कर सकते हैं तो F पर बनता है, F के आगे नहीं बनता, यानी F पर बनता है, यानी F के काफी करीब बनता है, यानी F पर बनता है। तो दो ही केस इसमें हैं, P और F के बीच में बनता है, F पर बनता है, दो ही केस है। तो रहा F पर बनने का जो रूल है, कहेंगे सर दो रूल हुआ ना इसमें, तो एक्चुअली दो रूल होता है, लेकिन वो F पर थोड़ी बनता है, एकदम F के करीब बनता है। तो मान लेते हैं कि वो F पर ही बनता है, तो ऐसे केस में एक ही रूल हुआ। लेकिन अगर देखेंगे कि F पर बन रहा है, तो मान ले रहे हैं कि F पर बन रहा है, तो दो रूल हो गया। तो कहीं कहीं किसी किसी किताब में दो रूल मिलेंगे और किसी किसी किताब में एक ही रूल मिलेगा। तो फिलहाल इसमें आपको हम बताने के लिए बस इतना बता रहे हैं कि P और F के बीच में बनता है और मैक्सिमम वो F पर बन सकता है, बस प्रतिबिंब। ठीक है, दूसरी बात हम अच्छा कब कब यहाँ पर F पर बनेगा ये मैं बता रहा हूँ, F के काफी करीब बनेगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप अनंत पर रहेंगे, अनंत पर रहेंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, कहीं भी आएंगे, तो प्रतिबिंब ऐसे ऐसे इधर रिज्यूमिंग होता है। उसके बाद इसमें और इसमें जो है मतलब यहाँ से यहाँ 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 ऐसे मतलब इधर उधर भागता रहता है, इसी के अंदर भागता रहता है। तो इसका मतलब है कि P और F के बीच में ही बनना है, तो फिर कहीं भागे यहाँ हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग यही पढ़ते हैं ना कि F पर बन रहा है कि C पर बन रहा है कि F और C के बीच में बन रहा है। अब ये थोड़ी पढ़ते हैं कि P और C के F से कितना दूरी पर बन रहा है, C से कितना दूरी पर बन रहा है, F से कितना दूरी पर बन रहा है, C के करीब बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये सब थोड़ी पढ़ते हैं हम। चित्र जब तो सवाल में पढ़ेंगे कि F से कितना दूरी पर बनेगा या C से कितना दूरी बनेगा, लेकिन जब हम चित्र की बात करेंगे तो F और C के बीच बनेगा, यहाँ और यहाँ और यहाँ के लिए नहीं पढ़ेंगे, इनके बीच में कहीं बनेगा, बस ये पढ़ते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जब इनके बीच के में यहाँ पर कहीं भी रख रहे हैं वस्तु को, तो यही बन रहा है, तो यही एक ही रूल हुआ ना। तो F के करीब बन रहा है तो दूसरा रूल मान लेते हैं, तो मान लीजिएगा, बस हम यहाँ एक रूल पढ़ा रहे हैं। आप कह सकते हैं कि सर F पर भी बन सकता है, F के काफी करीब बन सकता है, वो भी एक रूल होता है। लेकिन वही है कि यहाँ पर एक वस्तु हम मान लेंगे फिलहाल, यहाँ भी कोई कहीं भी मान लीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से जब प्रकाश किरण जाएगी तो पहली समांतर ले जाइए, और आपको मालूम है कि जब समांतर है तो जब उधर ऐसे है तो ये इधर नहीं झुकेगा, वो इधर जाएगा, ये इधर जाएगा टकरा के, क्योंकि चिकना सतह तो इधर है ना। तो जब चिकना सतह इधर है तो टकरा के इधर चला जाएगा, इधर थोड़ी नहीं जाएगा। लेकिन आभास होता है, इसको हम इसी किरण को हम पीछे बढ़ाएंगे, इसी किरण को हम पीछे बढ़ाएंगे तो F से जाता हुआ प्रतीत होगा वो, बस ये समझो। अब समझिए, ये F से जाता हुआ प्रतीत होगा जब इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो, ठीक है। और दूसरी बात एक किरण यहां से भेज रहे हैं। अब आपको मैं बताया कि अवतल में जब समांतर जाता है टकराने के बाद F से जाता है ना, तो इसमें भी टकराने के बाद F से ही जाएगा, लेकिन आभासी जाएगा, टकराने के बाद इधर जाएगा, लेकिन उसको पीछे बढ़ाएंगे तो आभासी जाएगा। और अवतल में F से डायरेक्ट जाता था, वास्तविक जाता था, यह आभासी जाएगा, बस। तो रूल तो वही है, रूल में कोई चेंज नहीं। एक किरण हम ले लिए कोई भी, हम देख रहे हैं कि एक किरण ऐसी है जैसे टकराई है ऐसे, और जैसे टकराई है वो उसी मार्ग से वापस आ जा रही है। तो इसका मतलब है निश्चित है कि इसका जो सेंटर होगा, जो लाइन होगी, वो C से जाता हुआ प्रतीत हो रहा होगा, तभी ऐसा कर सकता है। तो यहां से इसका मतलब है कि ये C से जाता हुआ प्रतीत हो रहा होगा ऐसे, क्योंकि ये केस तभी आता है जब जिस मार्ग से आप गए उसी मार्ग से वापस आ गए, तो निश्चित है वो C के रास्ते में होंगे, वो किरण C के रास्ते में होगी, C पर कहीं ना कहीं फोकस कर रही होगी, सीधी बात है, C से मिल रही होगी, तभी ऐसा होगा। तो ये आभासी है कि हम आगे बढ़ाने पर वो C से ही जा रहा होगा, इसीलिए ये वापस आ रहा है, क्योंकि रूल है, हम जानते हैं। अब दूसरी बात, अब ये दोनों किरण, जैसे मान लीजिए इसका नाम A है और इसका नाम B है, ओके। अब यहाँ पर ये जो कटान बिंदु है, इसी का नाम B डैश मान लीजिए,
और इस पे एक ऐसे लंब खींच लीजिए जो ए डैश हो गया। तो ए डैश बी डैश यही है वस्तु ए बी का प्रतिबिंब है, जो सीधा है, आभासी है एवं वस्तु से छोटा है। अब सुनिए, वस्तु बी से चलने वाली दो किरणें जिसमें से पहली किरण, अब यहां देखिए नाम दे दीजिएगा S1, जहां ये टकराया इसका नाम दे दीजिए S2। तो पहली किरण S1 से टकराती है और टकराने के बाद F से जाती हुई प्रतीत होती है एवं दूसरी किरण S2 से टकराती है और C से जाती हुई प्रतीत होती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को B डैश पर काटती हैं। B डैश को केंद्र मानकर मुख्य अक्ष पर एक लंब खींचते हैं। अब इसको भी अब ये वाला भी आप डाट कर लीजिएगा भाई, इसको भी है ना, ये भी जो मुख्य अक्ष इधर है, और इसको भी डाट खींचिएगा। ये डाट है जो ये खींचेंगे, ये डाट खींचेंगे जो वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई होगी। तो सुनिए फिर से, वस्तु बी से चलने वाली दो किरणें जिसमें से पहली किरण S1 से टकराती है और टकराने के बाद F से जाती हुई प्रतीत होती है एवं दूसरी किरण S2 से टकराती है और S2 से टकराने के बाद C से जाती हुई प्रतीत होती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को B डैश पर काटती हैं। B डैश को केंद्र मानकर मुख्य अक्ष पर लंब खींचते हैं जो A डैश B डैश को प्रदर्शित करता है। यही A डैश B डैश वस्तु AB का आभासी, वस्तु से छोटा एवं सीधा प्रतिबिंब है। आप सुने होंगे कि यहाँ दो किरण आएगी S1 और S2 से टकराएगी और एक तो S1 वाला F से जाता हुआ प्रतीत होगा, S2 वाला C से, और दोनों किरणें एक दूसरे को B डैश पर काटेंगी। B डैश को केंद्र मानकर मुख्य अक्ष पर लंब खींचेंगे जो B डैश A डैश को प्रदर्शित करेगा। यही B डैश A डैश वस्तु AB का आभासी, सीधा वस्तु छोटा प्रतिबिंब है जिसकी स्थिति P और F के बीच है। ठीक है ना, ये बात। ओके, अब जैसे जैसे प्रतिबिंब आप इधर लाएंगे, सॉरी वस्तु, जैसे जैसे वस्तु यहां लाएंगे, वस्तु जैसे जैसे इधर आएगी तो ये इधर उधर होगा, ये प्रतिबिंब इधर उधर होगा। जैसे इधर ले जाएंगे प्रतिबिंब यहीं इधर उधर होगा, लेकिन इसके इधर नहीं जाएगा, इसके इधर नहीं बनेगा, इन दोनों के बीच में ही बनना है। तो बस यही इसका रूल है। तो आप इसको याद रखिएगा कि हमेशा छोटा बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है और P और F के बीच बनता है और अधिक से अधिक F के काफी करीब यानी F पर बन सकता है। तो ये चीज है, आपको मैं बता दिया, और इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बारे में आपको लिखना है, आप लिख लेंगे। अब इसके बाद अगर हम देखिए, अवतल दर्पण के कुल 6 नियम है और इसका एक नियम, तो 7 नियम थे, वो मैं बता दिया। अब कुछ हम परिभाषा बता दे रहे हैं जिसको आप समझिएगा, वो समझे होंगे, आप जानते भी हैं। कोई भी दर्पण बना लीजिए, जैसे मैंने यहाँ बना लिया, एक दर्पण मैंने बना लिया, ये अवतल दर्पण है, ठीक है। और बाकी जो मैं चिन्ह परिपाटी था मैं बताया हूँ सब कुछ। अब यहाँ देखिए, एक आप मुख्य अक्ष खींच लेंगे, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका P ध्रुव हो गया, और इस दर्पण का नाम M1 M2 दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका फोकस बिंदु F है और वक्रता केंद्र C है, ये भी ऐसे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात, अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है कि एक और भी चीज मैं बना ले रहा हूं, जैसे यहाँ पर एक वस्तु बना ले रहा हूं, अपने कहां पर है ये छोड़ दीजिए बात, आपको पता भी एक C और अनंत के बीच में है, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो इसका प्रतिबिंब मान लीजिए यहाँ बना, जिसका नाम हम A डैश B डैश दे रहे हैं। तो ऐसे मतलब होता है। अब इसमें जरा ध्यान दीजिएगा कि यार कोई ध्रुव की परिभाषा पूछता है, ध्रुव क्या है, तो ध्रुव की परिभाषा के हिसाब से ध्रुव क्या है, तो ध्रुव वह बिंदु है जो किसी भी दर्पण के ठीक मध्य में होता है। हो गया ना परिभाषा। ध्रुव वह बिंदु है कि दर्पण के
ठीक मध्य में होता है, वह बिंदु जो दर्पण के ठीक मध्य में हो वो ध्रुव होता है। ये समझ गए? तो कोई दिक्कत नहीं है। और ध्रुव से ही मुख्य अक्ष जाता है, ये भी लिख सकते हैं, ध्रुव से ही मुख्य अक्ष जाता है। हो गया, ये हो गया पूरा कंप्लीट। अगर हम फोकस की बात करें, फोकस बिंदु क्या है? अब किताब आपके पास है, आप थोड़ी मेहनत करिए, आपको घर पे मतलब मेहनत करिए। अब फोकस क्या होता है? फोकस बिंदु वह होता है जो ध्रुव और वक्रता केंद्र, यानी ध्रुव बिंदु यानी ध्रुव जो P होता है और वक्रता जो C होता है उसके ठीक मध्य में होता है, बस। तो कहेंगे वह बिंदु जो C और P के ठीक मध्य में हो, उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। ये भी हो जाएगा, फोकस बिंदु कहते हैं। अब C किसे कहते हैं? C तो वह बिंदु जो फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी देखिए, P से F तक की दूरी की बात करेंगे और बिंदु की बात करेंगे, दोनों अलग अलग बात। बिंदु माने एक पॉइंट हो गया, दूरी माने एक यहां से लेंथ हो गया। तो P से F तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस दूरी के दुगुने दूरी पर जो बिंदु होता है उसको वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या मैंने कहा? फोकस दूरी के, यही फोकस दूरी है, फोकस दूरी के दो गुने दूरी पर जो बिंदु होता है उसको वक्रता केंद्र कहते हैं। हो गया अभी परिभाषा। अब हम फोकस दूरी की बात बता ही दिया, फोकस दूरी क्या है? P से F तक की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। अच्छा, वक्रता त्रिज्या क्या है? वक्रता त्रिज्या, अब वक्रता केंद्र नहीं पूछ रहा, वक्रता त्रिज्या माने दूरी। तो P से C तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे। P से C तक कभी भी दूरी आप जो लेंगे P से ही लेंगे। तो P से F तक की दूरी को फोकस दूरी, और P से C तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे। और P से A तक की दूरी को बस तक की दूरी कहेंगे। P से A डैश की दूरी को प्रतिबिंब तक की दूरी कहेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यही सब चीज है, आपको समझना है कि P क्या है, F क्या है, C कहाँ होता है, इसको कैसे क्या करेंगे, ये सब चीजें हैं। ओके, तो ये भी आपको हम स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं इसके बारे में। ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, मुख्य अक्ष क्या होता है इसको भी परिभाषा समझ लीजिए। मुख्य अक्ष वह होता है जिस पर ध्रुव, F यानी फोकस और वक्रता केंद्र ये सब स्थित होते हैं। यानी वह अक्ष जिस पर ध्रुव, फोकस और C उपस्थित हो वो मुख्य अक्ष होता है, बस। यानी मुख्य अक्ष वह अक्ष है जिस पे वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु और ध्रुव उपस्थित होता है, बस हो गया। ये परिभाषा भी पूछा जा सकता है, वाइबा में अक्सर पूछा जाता है, वाइबा का क्वेश्चन है ये, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं वाइबा में। तो इस तरह से वाइबा में आपसे पूछा जाएगा और आप इसको तैयार रखेंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बारे में आप लिख सकते हैं सबका। किताब में आप टच करेंगे तो आपको ढेर सारे, मैं समझा दिया हूँ, उसके आधार पर आप समझ पाएंगे ना फटाफट। किताब में आप जाएंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ बता दिया तो आपको समझ में आना ही आना है। तो ये भी मैं ग्रुप में शेयर कर दे रहा हूँ जिससे आप लिख पाए। अरे नेट ही कट गया है। चलिए आप देखिए यहाँ पर मैं ये अब कर ही लेंगे। अब मैं आपको ओके, हाँ अब ये तो आप कर ही लेंगे। इसके बाद जो मैं प्रूफ करवाऊंगा वो क्या होगा मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। जैसे 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, ठीक है, ये फार्मूला हम आपको प्रूफ करवाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है। और दूसरी बात है, जो V है ये प्रतिबिंब तक की दूरी है, जो U है ये वस्तु तक की दूरी है। जैसे अगर ये वस्तु तक की दूरी है, ये वस्तु है ना, ये वस्तु है ना, तो यहाँ इस तक की दूरी को U से नोट करते हैं और इस तक की दूरी को V से नोट करते हैं, यानी प्रतिबिंब तक की दूरी। तो यही सब। और F तो यहाँ फोकस दूरी है, यानी F तक की दूरी F हो जाएगा फोकस दूरी।
तो इस तरह से हम लोग कल ऐसा सूत्र प्रूफ करेंगे, इसमें पूरा टाइम लगेगा, हो सकता है 40 मिनट, सॉरी 30 मिनट से कम नहीं लगेगा, इससे कम नहीं लगेगा। तो उसको कंटिन्यू मैं बताते जाऊंगा, आप उसको समझिएगा ध्यान से, और इम्पोर्टेंट भी है वो। हम लोग कल रहेगा, आज के इतना ही रहेगा। अब आप सभी लोग किताब को खोलिए और एक एक चीज पढ़िए, आप खुद पढ़ो। आप किताब बंद कर दोगे, आओगे जूम पर जुड़ जाओगे, कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा, और कहोगे समझ नहीं है, क्या समझ में आएगा। तो इस तरह से आप काम करके आए, और अभी आज के लिए इतना ही रहेगा। कल मैं फिर